सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल भुवनेश्वंश बीवी द एजुकेशन। आज हमारी दूसरी कक्षा रहेगी जिसमें हम BA हिंदी ऑनर्स का पाठ्यक्रम DSC 6 द्वितीय सेमेस्टर हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज का विषय है इकाई 1 निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध जातियों का अनूठापन। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले पाठ्यक्रम की सूची आप सभी को प्रदान होती रहे, और दी गई PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने कल की कक्षा में गद्य विधाओं का सामान्य परिचय नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध जातियों का अनूठापन। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन परिचय को। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। उनका जन्म इलाहाबाद में 23 जून सन 1844 को हुआ था। उनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बैनी प्रसाद भट्ट था। इनके पिता व्यापारी थे और माता पढ़ी लिखी समझदार महिला थी। माता ने ही इनके हृदय में पढ़ाई की इच्छा को और बलवती किया। पिता चाहते थे कि वे व्यापारी बने, पर बालकृष्ण भट्ट का मन व्यापार में नहीं रमा। वे अपना पैतृक घर छोड़कर अलग हो गए। घर से अलग होने पर उन्हें अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे सन 1888 में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में संस्कृत अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, परंतु उन्हें यह नौकरी अपने क्रांतिकारी और उग्र विचारों के कारण छोड़नी पड़ी। इसके उपरांत उन्होंने जीविकार्जन के लिए पत्रकारिता और साहित्य निबंध लेखन किया। 20 जुलाई सन 1914 को प्रयाग में उनकी मृत्यु हो गई, जो कि आज के समय में इलाहाबाद प्रयागराज माना जाता है। भारतेंदु युग के लेखक में बालकृष्ण भट्ट एक निबंधकार एवं पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1 सितंबर सन 1877 से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र इलाहाबाद से प्रारंभ किया। इस पत्र के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम को और बढ़ाया तथा हिंदी का प्रचार प्रसार किया। बालकृष्ण भट्ट ने विविध विषयों पर निबंध लिखे हैं। उनके निबंध में आत्मपरकता, कलात्मकता, जिंदादिली, निर्भीकता, सूझबूझ विद्यमान है। बालकृष्ण भट्ट के निबंधों में तीखा और मर्मभेदी हास्य व्यंग भी देखने को मिलता है। बालकृष्ण भट्ट ने एक ओर जहां साधारण और विचित्र विषयों पर निबंध लिखे, तो वहीं दूसरी ओर सामयिक विषयों पर अत्यंत गंभीर निबंध भी लिखे। उनके प्रमुख निबंधों में आत्मनिर्भीकता, बातचीत, साहित्य, जनसमूह के हृदय का विकास है, आंसू आदि। इनके निबंधों की संख्या 1000 है। बालकृष्ण भट्ट ने निबंधों के अतिरिक्त उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। इनका उपन्यास नूतन, ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान प्रसिद्ध है। इनके नाटकों में पद्मावती, चंद्रसेन, शिशुपाल वध, नई रोशनी का विष, सीता वनवास, मेघनाद वध आदि सुमलित किए गए हैं, जिसमें कि हमें अपने इस द्वितीय सेमेस्टर में जातियों का अनूठापन निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पढ़ना है। निबंध को शुरू करने से पहले हम जातियों का अनूठापन निबंध का सार स्पष्ट कर लेते हैं। निबंध का सारांश। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने अपने इस निबंध में जाति शब्द की मीमांसा बालकृष्ण भट्ट संकुचित नहीं अपिति व्यापक अर्थ में करते थे। उन्होंने प्रस्तुत निबंध में नेशनल कैरेक्टर अर्थात कि राष्ट्रीय स्वरूप की बात की। जातिवाद को ये राष्ट्र के विकास एवं निर्माण में बाधक मानते थे।
जाति के संदर्भ में उनका मानना है कि हर जाति में उसके आचरण के अनुसार कुछ विशेषताएं तो मिलती हैं। इस बात का ज्ञान उन्हें यहाँ हमें होना चाहिए कि किसी एक काल में किसी जाति का विशेष प्रकार का आने के कारण क्या है। आगे वे कहते थे कि जाति के अनूठापन को जानने के लिए उसी काल के पूर्व इतिहास और उसके दूसरे पूर्व इतिहास को देखना होगा। यह श्रृंखला तब तक ना टूटती जब तक वह किसी एक स्थान पर आकर ठहर ना जाए। जाति के अनूठेपन को जानने के लिए ऐतिहासिकता को जानना नितांत आवश्यक था। वे मानते थे कि किसी जाति के चरित्र के संबंध में अनूठापन का बीज कोई वस्तु नहीं है। यह बीज एक जाति को दूसरी जाति से अलग करता है। किसी भी जाति की उन्नति या अवनति के कारण उसके इतिहास में ही निहित है। उदाहरण के लिए वे अपने ही देश अर्थात जाति की ही बात करते हैं। आदिकाल में इस जाति को लक्ष्य करते हैं तो देखते हैं कि मननशीलता का विभेदक गुण का बीज यहाँ विद्यमान है। मुनि और आश्रम के बराबर की कोई बात संसार में किसी जाति में नहीं है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े मैदान, ना अति ग्रीष्म ना अति शीत, बराबर से 6 ऋतुओं का होना, थोड़ी मेहनत में अधिक पैगंबरी जैसे प्राकृतिक गुण इस जाति के अनूठापन को दर्शाते थे। यहाँ की मननशीलता और धर्म के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते थे कि केवल मनन करने के जो विषय हैं उनमें यह जाति इतनी उत्कर्ष प्राप्ति किए है कि जिसके जोड़ का गुण संसार की किसी जाति में नहीं देखा जाता। और सही कारण है कि लोगों के यहाँ धर्म बहुत जल्द और बहुत अधिक चमका। जब और जातियाँ असभ्यता में अंधकार में डूबी हुई थी तब हमारे यहाँ सूक्ष्म अति सूक्ष्म ऐसे सिद्धांत निकले जिनकी बारीकियाँ यूरोप को अब समझ आ रही थी। परंतु मननशीलता के कारण अकर्मण्यता ने घर कर लिया जिसने विज्ञान की ओर बढ़ने ना दिया। धर्म की उत्कर्षता और पारलौकिक चिंतन के कारण समाज एवं देश हित के उपाय ना होने पाए। यूरोप की स्वच्छंद राजनीति कामंदक चाणक्य रचित एक राजनीति विधा प्रधान ग्रंथ चाणक्य के नीति शास्त्रीय महाभारत के राजधर्म से भिन्न है। हमारे यहाँ धर्म और मजहब है तो अंग्रेजी का बीज विभेदक गुण स्वच्छंद राजनीति है। धर्म आदि की एकता से देश की उन्नति हो सकती है परंतु देश का वास्तविक भला राजनीतिक एकता से ही हो सकता है। बालकृष्ण भट्ट हमारे यहाँ की और अंग्रेज़ों की राजनीतिक परिस्थितियों की तुलना करते हुए कहते हैं कि हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के इतिहास में बहुत जल्द राजनीतिक एक जातित्व आ गया जिसके कारण उनके जाति की उन्नति चरम सीमा को पहुंचने लगी। और उसी के विपरीत हम देखते हैं कि राजनीतिक बंधन न होने से बहुत जल्द हमारी जाति 3-13 हो गई। हमारे देश की राजनीति को आपस की फूट विदेशी आक्रमणकारियों ने कमज़ोर किया था और देश की अकूत संपत्ति को बाहरी आक्रमणकारी लूट कर ले गए और देश उनका गुलाम बना रहा। भारत का उद्धार अकर्मण्यता वाले गुणों से नहीं अपितु प्रतिभा चतुराई एवं उद्यमशीलता के गुणों को अंग्रेजों से सीखने में है। इस प्रकार बालकृष्ण भट्ट देश की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना चाहते थे। ये हमारा सारा वो निबंध का सारांश। अब हम आगे बालकृष्ण द्वारा रचित निबंध जातियों का अनूठापन की शुरुआत करते हैं। जातियों का अनूठापन बालकृष्ण भट्ट नेशनल कैरेक्टर, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वरूप की बात की है। मनुष्य व्यक्ति के चरित्र का विचार कई एक रीति से हो सकता है और जिस रीति पर आरूढ़ हो इसकी मीमांसा कीजिए। बालकृष्ण भट्ट जी ने यह कहा, उस ढंग से वैसे विचार होंगे चाहे मनुष्य के धर्म अथवा सच्चरित्र संबंधी गुणों का विचार कीजिए या चाहे इसी के निकट का कोई प्रश्न उठाकर उस पर कूद शंका समाधान कीजिए। अर्थात सच्चरित्र से सामाजिक क्या लाभ है, इन सब बातों के विचार से हमको
इस लेख में कुछ प्रयोजन नहीं है, किंतु हमको यहाँ उस मुख्य बात से प्रयोजन है जो इस प्रकार की मीमांसा के भी पूर्व विचार में आनी चाहिए, और वह यह बात है कि जातियों का अनूठापन इस देश के इतिहास का फल है। जब हम किसी एक जाति पर ध्यान देते हैं तो निश्चय उस जाति के आचरणों से कुछ ऐसी बातें लक्षित होती हैं जो खास उसी जाति में पाई जाएंगी, और वे बातें ऐसी ना होंगी जो मनुष्य मात्र में साधारण रीति पर पाई जाएं, क्योंकि ना तो कोई जाति इतनी भली है कि उसमें कोई बुरे होंगे ही नहीं, ना देश इतना बुरा हो सकता है कि उस जाति में एक भी भला ना हो। इसलिए उन बातों को खोजना चाहिए जो किसी जाति का एक विशेष धर्म है, और इसकी मीमांसा हम दार्शनिक रीति पर करते हैं, अर्थात जब कार्य समझ में नहीं आता तब यह चिंता मन में होती है कि इसका कारण ढूंढें, और इस संबंध में कारण की खोज करने पर उस जाति या देश के पूर्व इतिहास से बढ़कर और क्या सहारा हो सकता है। अब पहले इस बात का ज्ञान स्पष्ट रीति पर होना चाहिए कि किसी एक काल में जो हम किसी जाति का कुछ अनूठापन पाते हैं वह निरा आकस्मिक नहीं है, क्योंकि यदि आकस्मिक मान लिया जाए तो बस विचार का अंत हो गया और कारण का समझना तो दूर रहा। तज्जनित जो कार्य है वह भी स्पष्ट रीति में मन से ना आवेगा। सूत्रराम ऐसी बातों का कोई आकस्मिक परिणाम भी हो सकता है, यह कदापि न मानना चाहिए। इससे बस निश्चित हुआ है कि जातियों का अनूठापन तैयार करने में थोड़े से प्रधान कारक की अत्यंत आवश्यकता है। तो अब खोज इस बात की है कि विशेष जाति में किसी विशेष प्रकार का अनूठापन आ जाने के लिए कारक क्या है और उनका क्या और कैसे असर होता है। ऊपर हमने किसी एक काल में ऐसे वाक्य का प्रयोग किया है। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि अंत को इस रीति पर तय करने की अवधि क्या और कैसे होगी। काल तो इतिहास की सुगमता के लिए सर्वथा एक कल्पित पदार्थ है। किसी एक काल में कोई जाति का अनूठापन इस प्रकार का क्यों है, यदि इसका लगाव आप उसी काल के पूर्व के इतिहास से रखना पड़ेगा, और इसी तरह यह श्रृंखला कभी टूटेगी ही नहीं। इसलिए इस अनवस्था को दोष का निराकरण होगा ही नहीं जब तक कहीं एक स्थल पर ठहर और इसी श्रृंखला में कहीं खंड कल्पित कर अपने प्रयोजनीय विषय के विचार पर आरूढ़ ना हो पाएंगे। अर्थात किसी जाति के इतिहास में कोई खास वक्त ये विचार चलावे और इस उत्तम रीति को जब हम अपने मतलब पर लगते हैं तो यह देखते हैं कि हमारा प्रश्न ही मनुष्य की जाति का अनूठापन नितांत ऐतिहासिक है। तो इसलिए जहाँ इतिहास हमको सहारा ना देगा वहाँ निश्चय हमको ठहर जाना पड़ेगा, और इसी बात को और स्पष्टतर रीति पर यूँ कह सकते हैं कि किसी एक जाति को जब से हम इतिहास में देखते हैं तब से हम उससे वही विभेद गुण पाते हैं जो मानो उसी जाति का लक्षण है। ऐसी बातों पर ध्यान देने से यह समझ में आता है कि किसी जाति के चरित्र के संबंध में अनूठापन का बीज कोई वस्तु है। अर्थात वे दो चार बातें किसी जाति के बिगड़ी या बनी दशा में आदि से पाई जाती हैं, उन्हें आप एक जाति से दूसरी जाति को भिन्न रखने का बीज कहें तो अनुचित ना होगा, और उस देश के उपरांत के इतिहास का असर इसी बीज को पुष्ट करने में देखा जाता है। अथवा ज्यों-ज्यों वह जाति उन्नति करती है जाए कालांतर में यही बात विविध पुष्ट रूपों में देखी जाएगी, और कुछ काल के उपरांत प्राकृतिक और ऐतिहासिक कारणों से जब इन्हीं बीज गुणों को एक प्रकार की पुष्टि आ गई और वह जाति वैसे ही बराबर उन्नति करती गई तो उसी प्रकार की पुष्टि दिखाई देगी। पर यह भी देखा जाता है कि किसी संयोग में ऐसी विपरीत ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जिनसे उन्नति के बदले उस जाति के अवनीत और हास्य की सूरत बनती, तो स्पष्ट है कि जाति उसके गुणों में भी अवनति और हानि की शक्ल दिखाई दे।
और तब से वहाँ वह जाति अपने उत्कर्ष में ढल जाएगी और अच्छी बातों का होना उसमें बंद हो जाएगा। वहाँ तक हमने सामान्य रीति पर जातीय उन्नति के अवनति के नियम कहे, पर खूबी नियमों की किसी एक मुख्य जाति पर लगाने से और उनका पूरा पूरा असर पर दिखलाने में है। हम समझते हैं सबसे उत्तम उदाहरण हमको अपनी ही जाति पर लगाने के अतिरिक्त और कहाँ मिलेगा। बहुत आदिकाल से प्रारंभ कर हम जब से इस जाति को लक्ष्य करते हैं तो उस विभेदक गुण का बीज पास से हैं, मतलब उस विभेदक जो गुण है हमारे अंदर उसके बीजों को हम पाते हैं। इसका नाम मननशीलता रखेंगे। मननशीलता क्या है? यद्यपि संसार में बहुत से मजहब हैं जिनमें बड़ा बड़ा उत्कर्ष किया गया है, पर मुनि और आश्रम के जोड़ की कोई बात हम संसार के किसी मजहब में नहीं पाते। यह बीज गुण जो हमारी जाति को औरों से अलग करता है, क्यों ऐसा है? इसका उत्तर चाहे हम ना दे सके, पर वह तो अवश्य कहेंगे कि जब से इतिहास का लेश भी इस जाति में पाया जाता है, तभी से प्राकृतिक कारकों ने इस मननशीलता की जड़ डाल रखी थी। इन प्राकृतिक कारणों से हमारा प्रयोजन वहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, बड़े लंबे चौड़े मैदानों से है, अथवा आबहवा जो अफ्रीका देश के समान न अत्यंत उष्ण या तीव्र न आइलैंड सरीखे शीत प्रधान देश के सदृश अत्यंत शीतल, वर्ष में बराबर से 6 ऋतु का होना, पैदावारी भी थोड़ी मेहनत में बहुत सा पैदा होना इत्यादि से है। और ये ही सब प्राकृतिक गुण ऐसे ही जिनमें इस जाति के अनूठेपन अर्थात नेशनल कैरेक्टर का बीज बोया गया है। इसी मननशीलता के कारण हम देखते हैं कि केवल मनन करने के जो विषय हैं उनमें यह जाति इतनी उत्कर्ष प्राप्ति किए हैं, जिसके जोड़ का गुण संसार भर की किसी जाति में नहीं देखा जाता। और यही कारण है कि हम लोगों के यहाँ धर्म बहुत जल्द और बहुत अधिक चमका और जाति असभ्यता के अंधकार में पड़ी टटोल रही थी। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे सूक्ष्म अनुसूक्ष्म सिद्धांत निकाले गए जिसकी बारीकियाँ यूरोप की समझ में अब आने लगी हैं, पर जहाँ इस मननशीलता में सब गुण हैं, वहाँ बहुत से अवगुण भी इसमें पैदा हुए। इस सूक्ष्म अनुसंधान के पीछे दौड़ने से बहुत सी महोपकारी पदार्थ विधा संबंधी स्थूल बातें रह गईं। इसी मननशीलता के कारण अकर्मण्यता की इसकी नस नस में घुस गई और कितने प्रकार के विज्ञान और साइंस जिनमें भरपूर उद्यम और प्रागल्भ्य बज अपजल का काम पड़ता है, उन्हें शांति सहयोगिनी इनकी मननशीलता ने होने ही ना दिया। धर्म संबंधी उत्कर्षता निसंदेह अति उत्तम है, किंतु इसके साथ ही यह भी हुआ कि उस धर्म की उत्कर्षता और पारलौकिक चिंतन ने समाज और देश के हितों की स्थूल बातों को इतना दबा दिया और उन सब हितकारी उपायों देश के हित की स्थूल बातों को इतना दबा दिया और उन सब हितकारी उपायों के स्थान में ऐसी टांग अड़ाया कि उनका लेश भी ना आने पाया। मोरैलिटी जिसके लिए कोई उचित शब्द हमारी भाषा में मिलता ही नहीं है, बिल्कुल मज़हब ही हो गई। मज़हब से कुछ सरोकार ना रख स्वच्छंद मोरैलिटी की बुनियाद पाना असंभव उसी मज़हब की एक अंग ही है। यूरोप की सी स्वच्छंद पॉलिटिक्स क्या है सो हम जानते ही नहीं, इसका तो मानो बीज ही मारा पड़ा। कामंदक और चाणक्य का नीति शास्त्र अथवा मनु और महाभारत में जो राजधर्म लिया गया है वह सब उससे बिल्कुल निराला है, जिसे हम पॉलिटिक्स के द्वारा यूरोप के क्रम पर स्वत्वरक्षा, इंडियन बिल्डर राइट और प्रिविलेज की बुनियाद कहेंगे। यहाँ तक कि इन बातों का ध्यान कभी कभी उनको ना हुआ। एक मनुष्य या जाति केवल एक तरफ तरक्की कर सकती है। जिन बातों को आप अच्छा समझते हैं और जो आपके आइडियल्स हैं, उन्हीं से आपके जीवन के सब काम नियमित होंगे।
इसलिए इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है कि पारलौकिक बातों के अनुसंधान में लगे हुए हमारे पूर्वजों का चित्त क्षण भर के वास्ते भी राजनीतिक तत्वों की ओर ना झुका हो। अब इसी के तारतम्य में अंग्रेज़ों की दशा पर ध्यान दीजिए तो यह बात देखी जाती है कि जैसा हमारे यहाँ धर्म और मजहब नस नस में घुसा है, वैसा ही आदि ही से अंग्रेज़ों का बीज विभेदक गुण हम स्वच्छंदता पाते हैं। यही कारण है कि बहुत जल्द उनका इतिहास राजनीतिक स्वच्छंदता की लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध हो गया। जो लड़ाइयाँ किसी शक्ल में वे बराबर चलाते ही गए जब तक उन्होंने मनमानी राजनीतिक स्वच्छंदता ना पा लिया। इसी स्वच्छंदता की इच्छा को यदि हम बीज मान लें तो अंग्रेज़ों का इतिहास समझने में हमको स्पष्ट हो जाएगा। जिस समय से कि इंग्लैंड के साक्सन लोग वहशियों की तरह रहते थे, उसी समय से इस स्वच्छंदता की इच्छा को हम इस अंग्रेजी जाति में पाते और उसी का परिणाम उनकी राजनीतिक स्वच्छंदता और उत्कर्ष है। चाहे धर्म संबंधी आदि एकता से आप और तरह का लाभ माने, पर देश की उन्नति वास्तविक भलाई करने का द्वार राजनीतिक एकता ही को मानेंगे। जब तक कोई जाति एक राजनीतिक समूह ना होगी जिसका एक ही राजनीतिक उद्देश्य है और जिस जाति के लोग एक ही राजनीतिक ख्याल से प्रोत्साहित नहीं हैं, तब तक आप उस जाति की संपत्ति और वृद्धि की बुनियाद किस चीज़ पर कायम रखेंगे। हम देखते हैं अंग्रेज़ों के इतिहास में बहुत जल्द राजनीतिक एक जातित्व आ गया, जिसके कारण उनके जाति की उन्नति चरम सीमा को पहुंचने लगी। और उसी के विपरीत हम देखते हैं कि राजनीतिक बंधन ना होने से बहुत जल्द हमारी जाति तीन तेरह हो गई। मनुष्य के संबंध में प्रारब्ध कुछ है ऐसा आप मानते हैं। अस्त जाति के संबंध में तो आपको यह अवश्य मानना पड़ेगा कि अपना इतिहास कोई जाति आप स्वयं बना लेती है। हम ऊपर कह आए हैं कि अंग्रेज़ों में राजनीतिक एकता के कारण उनके देश की वास्तविक उन्नति हुई। उसी के विपरीत राजनीतिक एकता ना होने से हमारा ह्रास हुआ और आगे चलकर इसका यह परिणाम हुआ कि अंग्रेज़ जाति ने अपना इतिहास अपने अनुकूल कर लिया। वही हमारी जाति का इतिहास झक मार के हमारे प्रतिकूल हो गया और आपस की फूट से बची खुची जो कुछ ताकत रह गई थी उसे विदेशी विजेताओं ने आकर चूर चूर कर डाला। इसी कारण यह बात यही देखी गई है कि वह देश जहाँ की संपत्ति इतनी अधिक थी जिसे लूट और मुल्क वाले बने गए और बनते जाते हैं, सदा विदेशी जेताओं का शिकार बना उसके पंजे में पड़ा रहा और कभी अपनी दशा को सोचा तक नहीं। तब उससे निवृत्त होने की सामर्थ्य पाना तो बड़ा दूर रहा। जहाज चलाने की विधा में तरक्की करना और जहाज़ों में चढ़कर अपने देश का वाणिज्य दूसरे दूर देश में ले जाना और वहाँ का अपने देश में लाना इत्यादि बातों में उद्यम और प्रागल्भ्य कर दरकार थी। इसलिए ये बातें हमारे यहाँ सपने की सी हो गई। दूसरा एक कारण यह भी है कि जब पेट भर खाने को होगा तो सब और ख्यालात दौड़ेंगे। इसी कारण अंग्रेज़ों के इतिहास में हम बराबर देखते हैं कि किसी समय अंग्रेज़ों ने किसी का कोई ख्याल मंगनी मांग अपनी उन्नति नहीं किया, जैसे हम उनसे उन्नति करने वाले ख्यालात मांगने को ललचा रहे हैं। वरना उनके इतिहास में एक से एक नवीन सोचने वाले हर एक काल में हो गए हैं। हिंदू और अंग्रेज़ इन दो जातियों का पूरा इतिहास दर्शाना इस लेख में हमारा उद्देश्य नहीं है, पर बीज विभेदक गुणों की पुष्टि हम समझते हैं कि हम अच्छी तरह दिखा चुके और यह भी दिखा चुके हैं कि प्रत्येक जाति किस तरह अपने अनुकूल या प्रतिकूल अपना इतिहास बनाकर उन्नति तथा अथवा अवनति करती है।
इस सब लेख का सारांश हम या तो कर सकते हैं कि यदि भारत का उद्धार अब किसी तरह हो सकता है तो शांति, संपादक, अकर्मण्यता वाले गुणों से नहीं, जिनके लिए हम अब तक प्रसिद्ध थे और जिसने हमको इस दशा तक गिरा दिया, वरना अब अंग्रेज़ी जाति के साथ टक्कर खाने से और उनसे प्रगल्भता, संपादक, उद्यमशीलता वाले गुणों के सीखने से हम आशा करते हैं और हमारे पाठक वृंद इस लेख से जातियों में अनूठापन क्या है भरपूर समझ गए होंगे और यह लेख किंचित क्लिष्ट हो जाने के लिए हमारा अपमान ना करेंगे। तो इसी के साथ हमारा हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएँ में प्रथम इकाई का प्रथम पाठ निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जातियों का अनूठापन पूर्ण रूप से समाप्त होता है। इससे कुछ संभावित प्रश्न आते हैं, जैसे पहला प्रश्न, निबंध के तत्वों के आधार पर जातियों का अनूठापन की समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि निबंध के तत्व कौन से होते हैं। प्रथम तत्व होता है निबंध का संक्षिप्तता, कि किसी भी निबंध में जो जो बातें कही गई हैं उनको कुछ शब्दों में, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने उदाहरणों के रूप में संक्षिप्त रूप से परिचित करवाएं। दूसरा तत्व आता है गद्य की अनिवार्यता, कि जो भी इस गद्य, क्योंकि जो निबंध है वो गद्य में ही, गद्य विधाओं में ही लिखा जाता है, तो इसमें जो गद्य की अनिवार्यता की गई है उसको संक्षिप्त रूप से लिखना। तीसरा तत्व आता है व्यक्तित्व की प्रधानता, कि इसमें किस प्रकार के व्यक्तित्व को प्रधान रखा है। जैसे बालकृष्ण भट्ट ने यहाँ पे अंग्रेज़ों व हम जातियों के व्यक्तित्व को की प्रधानता रखी। फिर चौथा जो तत्व आता है निबंध का, उसे हम कहते हैं सजीवता, कि क्या इस निबंध को सजीव रूप से उसी प्रकार रखा है जिस प्रकार से लेखक ने या इतिहासकार ने, साहित्य इतिहासकार ने बनाया। और अंतिम जो तत्व आता है वो होता है भाषा शैली, कि किस प्रकार की इसमें भाषा शैली का लेखक ने प्रयोग किया है। एक बार पुनः मैं आप सभी को निबंध के तत्वों को बता देता हूँ। प्रथम तत्व होता है संक्षिप्तता, द्वितीय तत्व होता है गद्य की अनिवार्यता, तृतीय तत्व व्यक्तित्व की प्रधानता, चतुर्थ तत्व होता है सजीवता एवं पंचम तत्व होता है भाषा शैली। इस प्रकार से निबंध के तत्वों की समीक्षा की जाती है। यहाँ पर दूसरा संभावित प्रश्न है, जातियों का अनूठापन निबंध का प्रतिपाद्य लिखें। प्रतिपाद्य या सारांश या सार, तो हम उसी को लिख सकते हैं जिस प्रकार मैंने सर्वप्रथम पाठ को, निबंध को शुरू करने से पहले निबंध का सारांश बताया। तीसरा प्रश्न है संभावित प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने भारत और अंग्रेज़ों के बीच किसे बीज विभेदक गुण माना है, जिसमें मननशीलता वगैरह उन्होंने चर्चा की। इसमें बालकृष्ण भट्ट द्वारा अब उनके विचारों को यहाँ पे संक्षिप्त रूप में स्पष्ट कर देना है। मैं भुवनेश्वंश आप सभी से विदा लेता हूँ। कल फिर हाजिर होंगे हम हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं इकाई 1 के पाठ 2 के साथ, जिसका नाम है सरदार पूरण सिंह के द्वारा रचित आचरण की सभ्यता। और यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा। और जाने से पहले कृपया आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि यह जो सत्र है, यह जो पाठ्यक्रम है NEP 2020 के अंतर्गत पूर्ण रूप से नई की गई है, CUET के द्वारा नई की गई है। तो आप अन्य DU के कॉलेजों के हिंदी ऑनर्स के छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।